हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ हैक्स मर्चेंट नेवी चैनल। हम हमारे पिछले वीडियो में बात कर रहे थे 2023 के अंदर में आए हुए केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं कौन से फर्दर 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे IMCT के 2023 के पेपर में। आइए जरा देखिए, हम लोग अगला सवाल 141 क्वेश्चन कौन सा वाला है पूछा गया है यहाँ पे। आर्टिफिशियल स्वीटनर विच इज स्टेबल अंडर कोल्ड कंडीशंस ओनली इज, मीन्स कोल्ड कंडीशन या हीटिंग कंडीशन, मतलब बेसिकली टेम्परेचर डिपेंडेंट, इनमें से कौन से आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं जो डिपेंड नहीं करते हैं टेम्परेचर पे और वो क्या होते हैं हमारे पास स्टेबल होते हैं, तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा स्पार्टेम। ये चारों के बारे में बातें एनसीईआरटी में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर के अंदर में आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, जी हाँ चैप्टर तो रिमूव कर दिया गया है बट स्टिल उस चैप्टर से क्वेश्चंस आप देख रहे हैं लगातार ही पूछे जा रहे हैं। इवन 2024 में भी क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे गए। सही है। अभी तो देखा जाए तो अभी प्रीवियस 10 क्वेश्चन में अभी उस चैप्टर से रिलेटेड दूसरा ये सवाल आ रहा है। जैसे एक क्वेश्चन तो पूछा था एंटीसेप्टिक वाला, क्या क्लोरोजाइनिनॉल और टर्पिनियोल किसका मिक्सचर होता है? तो डिटॉल का मिक्सचर होता है। दूसरा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट वाले टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन हमारे स्टेबल होते हैं कोल्ड कंडीशन पर, तो उसका नाम क्या होगा? स्पार्टेम। सही है। चलिए बढ़ते हैं अपन अगले सवाल के टुवर्ड्स। अगला जो सवाल है पूछा है यहाँ पे कि इनमें से कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है। हाँ अगेन ये चैप्टर भी आपके सीबीएसई से हटा दिया गया है, एनसीईआरटी से रिमूव कर दिया गया है बट स्टिल अभी भी आप देख रहे हो कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। एंड पूछा क्या है कि इनमें से कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है। तो बताओ हमारा कौन सा वाला कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं होगा? आप बताना। मेलामाइन क्या है? एक कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है। ग्लिप्टल भी एक कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है। डेक्रॉन और टेराइलिन भी एक कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है। कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? नियोप्रीन एग्जाम्पल नहीं है। नियोप्रीन क्या होता है हमारे पास? 2-क्लोरो 1,3-ब्यूटाडाइन वाली चीजें होती हैं जो सिंपली एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है। दो पॉलीमर अपने को पढ़ना था, एक एडिशन वाला और दूसरा क्या पढ़ना होता है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का। तो ये हमारा एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है, ना कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है। अगला सवाल यहाँ पर पूछा क्या है? द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। आप जब कैटलिस्ट ऐड करते हो केमिकल रिएक्शन में तो कौन सा पर्टिकुलर क्वांटिटीज ऐड होता है? याद कीजिए ये सरफेस केमिस्ट्री भी चैप्टर में है और केमिकल काइनेटिक्स के भी अंदर में आपने पढ़ा होगा कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आप किस तरीके से बना सकते हो, आप उसका रिएक्शन कोऑर्डिनेट किस तरीके से हमारा ऑल्टर करता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक की कड़ी में, वो हमारा इस तरीके का कुछ तो डोम होता है जहाँ पे इस एनर्जी को ही हम लोग कौन सा एनर्जी बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। जब अगर आप कैटलिस्ट यूज करते हो तो होता क्या है? कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट बस एक नया पाथवे लिखता है और आप देख सकते हैं कि इसने किसको कम कर दिया? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया है। एक्टिवेशन एनर्जी कम होने के कारण अब ज्यादा से ज्यादा मतलब मोर नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी होगा एंड ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट किसके अंदर में कन्वर्ट होंगे? प्रोडक्ट में। तो अल्टीमेटली कैटलिस्ट ना रिएक्टेंट को अल्टर करता है ना प्रोडक्ट को अल्टर करता है। अल्टर तो करता किसको है? एक्टिवेशन एनर्जी को। कैसे से कि उसकी वैल्यू को क्या करता है? कम, पाथवे को करता है शॉर्ट, ऑल्टर तो करता है और इस तरीके से करते कि पाथवे शॉर्ट हो जाए और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए? फास्ट। इसका आंसर कौन सा वाला हो जाएगा आपका? एक्टिवेशन एनर्जी। इंथैल्पी और इंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसकी तो वैल्यू क्या होगी? फिक्स। सही है। चलिए बढ़ते हैं अपन अपने अगले सवाल के टुवर्ड, जिसमें इन्होंने बोला है हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय। ये हेलिकल स्ट्रक्चर प्रोटीन का क्यों होता है? जैसा कि आप सबको पता भी है कि प्रोटीन के टोटल ऑन द बेसिस स्ट्रक्चर कितना है हमारे पास? 4। एक पहला कौन सा? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। दूसरा कौन सा? हाँ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसमें हमारे दो पॉसिबिलिटीज बनते हैं। एक बनता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा क्या बनता है? बीटा प्लीटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर। एक और था टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और एक और था हमारे पास क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अगेन ये सारे सवाल आपके कहाँ से है? क्लास 12th के एनसीईआरटी से है। अब अगर हम बात करें सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, वो कैसे से होता है? वो आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, मींस जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अपने आप को कॉइल के अराउंड में कर लेता है सो दैट कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कर पाए? बॉन्ड बना पाए। अगर हम बात करें जरा डाइपेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज, तो बेसिकली क्या होता है? पेप्टाइड लिंकेज दो डिफरेंट एमिनो एसिड्स के बीच में वाले जो लिंकेज होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? पेप्टाइड लिंकेज।
दो डिफरेंट एमिनो एसिड की बात करें का एग्जांपल क्या, आपको पता होना चाहिए एमिनो एसिड क्या होता है। एमिनो एसिड तो अपने पास होता है कुछ तो इस तरीके से, ये रहा हमारा एसिड और ये रहा हमारा अमाइंस वाला ग्रुप, यही है हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड जिसका नाम क्या है, ग्लाइसिन, अगर आपको ध्यान भी हो तो ना। अच्छा, दूसरा आप एक और ले लो, एक और क्या है हमारे पास, एक और हम ले लेते हैं यहाँ पर CH, एक वैलेंसी पर आप लगा दो CH3 और यहाँ क्या कर दो, आप कर दो यहाँ पे OH। ये जो सेकंड वाला है, एक का नाम क्या है, एक का नाम है ग्लाइसिन और दूसरे का नाम क्या है, दूसरे का नाम है एलेनिन। एलेनिन, तो एक हो गया ग्लाइसिन और दूसरा क्या हो रहा है हमारे पास, एलेनिन। क्या दिख रहा है आपको यहाँ से, हाँ सबको पता ही है कि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होगा, रिमूव, और वाटर मॉलिक्यूल जैसे से यहाँ पर हमारा रिमूव होगा तो अल्टीमेटली ये जो पर्टिकुलर बॉन्ड ग्लाइसिन और एलिनिन के बीच में बन रहा है, कहाँ कहाँ पे बन रहा है, इधर से तो क्या आया C डबल बॉन्ड O और वहां क्या रिमेनिंग रह गया आपका NH विद हैविंग नाइट्रोजन के पास इसका लोन पेयर। आप इधर देख लो, इधर एज इट इज आप रहने दो, यहाँ पर भी क्या होगा, अभी जैसे अगर आप दो को जोड़ रहे हो तो आप यहाँ पर NH2 को तो आप रहने दो और उधर आप क्या कर दो, उधर भी आप कर दो NH के साथ साथ क्या होगा, NH के साथ होगा CH और यहाँ क्या है हमारे पास CH3 और ये हो गया हमारे पास C डबल बॉन्ड O और OH। ये जो पर्टिकुलर गाइज जो बॉन्ड है, इसी बॉन्ड को हम लोग कौन सा बॉन्ड कहते हैं, इसी बॉन्ड को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। दो एमिनो एसिड को जोड़ने के लिए एक पेप्टाइड बॉन्ड, अगर ऐसे 3 एमिनो एसिड्स को अगर अपने को जोड़ने होते तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनते, 2। सिमिलरली अगर 4 एमिनो एसिड को जोड़ते तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनते, 3। 10 एमिनो एसिड को जोड़ते तो कितने बनते बताएं जरा, हाँ 9। ऐसे ही जब अगर आप n नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स को जोड़ोगे तो उससे हमारा कितना नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, n-1। और जब अगर आप n नंबर ऑफ एमिनो एसिड को जब आप जोड़ देते हो तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। मींस इसके अंदर में n-1 इटसेल्फ अपने आप में बहुत लंबे चौड़े चेन्स हैं। तो n-1 जो चेन पेप्टाइड लिंकेज जो बना उससे एक मैक्रोमोलिक्यूल तैयार होगा और उसी मैक्रोमोलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स बोलते हैं। अब प्रोटीन के अंदर में अब अगर वो अपने आप को कॉइल के रूप में कर रहा है तो वो कैसे से कर रहा है और क्यों कर रहा है, ताकि मैक्सिमम पॉसिबल क्या बना पाए, हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। बढ़ते हैं अपन अगले सवाल के टुवर्ड्स। हाँ जी, यहां दे रखा है बेल मेटल। अगेन यह सवाल ऐसे तो जीके टाइप का है, बाकी ऐसे देखा जाए तो 12th के एनसीईआरटी के हिसाब से, पुराने वाले एनसीईआरटी के हिसाब से छठा चैप्टर हुआ करता था मेटलर्जी। जी हाँ, ये मेटलर्जी टॉपिक का क्वेश्चन है। पूछा क्या है हमारे पास, बेल मेटल। तो देखना आप ध्यान से, Cu+Zn ये जो होता है वो किस अलॉय का होता है कॉम्पोजिशन, ये होता है ब्रास का। एंड अगर हम बात करें Cu+Sn की अगर आप बात करते हो तो ये किसका होता है, ब्रोंज का। ये किसका होता है, ब्रोंज का। और अगर हम बात करें बेल मेटल का, तो बेल मेटल एक स्पेशल टाइप ऑफ ब्रोंज ही होता है जिसका कॉम्पोजिशन क्या होगा, Cu+Sn। Cu+Sn ध्यान रखिएगा। एक और ऐसे से ही आप ध्यान रख लो, Cu+Zn+ निकेल, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर इसके कॉम्पोजिशंस भी यूजुअली आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है। अगेन स्पेशल टाइप ऑफ ब्रोंज ही हमारा क्या होता है, बेल मेटल होता है। तो उसके कॉम्पोजिशन कौन से वाले होंगे, Cu+Sn। Sn मींस 10। हाँ, अगेन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर तो बी। आए बढ़ते हैं अपन आगे अगले सवाल के टुवर्ड्स। Which of the following compound is used as cosmetic surgery? बताए कॉस्मेटिक सर्जरी में, ये तो नॉर्मली जीके में भी, जीके का ही अगेन क्वेश्चन हो गया। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स क्या होते हैं, बॉडी से के साथ रिएक्शन शो नहीं करते हैं, बॉडी के जो भी टिश्यूज है उसके साथ वो इनर्ट बिहेवियर वो शो करता है। सो दैट्स वाई हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं सिलिकॉन्स। सही है। फर्दर सिलिकेट्स की आप बात करते हो, वो हमारे सीमेंट के अंदर में यूज होता है। फर्दर सिलिका अगेन मिट्टी, SiO2, क्लियर है ये चीज, तो कर लेंगे अपन उसके बारे में भी बात। बाकी बढ़ते हैं अपन आगे अगले सवाल के टुवर्ड्स। यहाँ क्या बोला है, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लैटिनम लाइक इनर्ट इलेक्ट्रोड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड। एनोड पर क्या मिलेगा, हमारे पास तो क्या है H2SO4 का, H2SO4 एक्वस स्टेट में है और हमें इसका क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा यह है कि एनोड पर क्या मिलेगा। तो एक साइड तो हम टेबल बना करके आपको बता दें कि कैथोड पर भी क्या मिलेगा और एनोड पर भी क्या मिलेगा। अगेन ये क्लास 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम के चैप्टर से क्वेश्चन और उसके भी अंदर में सेकंड पार्ट दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से आया हुआ सवाल है।
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के भी अंदर में हम लोग दो टाइप का एनालिसिस करते हैं, एक करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस और एक करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। और ये सवाल बेसिकली क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सवाल यहाँ पे है, जहां पे हमें बताना क्या है कि प्रोडक्ट कौन से मिलेंगे कैथोड और एनोड पे। अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है H2SO4, तो एक आयन हमारे पास H+ है और दूसरा हमारे पास कौन सा वाला है, दूसरा हमारे पास है सल्फेट आयन। अब अगर हम बात करें सल्फेट आयन के SOP वैल्यू का, चूंकि ये एक्वस स्टेट में है तो कंपटीशन में एक और सब्सटेंस होगा जो कि ऑक्सीडाइज हो सकता है, दैट इज क्या, वाटर। बात आती है अब वाटर का SOP वैल्यू, वाटर का SOP वैल्यू कितना होता है, या वाटर का SOP वैल्यू सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फेट आयन से ज्यादा होता है या कम। ध्यान रखिएगा वाटर का SOP वैल्यू क्या होता है, ज्यादा सल्फेट पर्टिकुलर आयन से। सो दैट्स वाई प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के अकॉर्डिंगली हम इसको आंसर करते हैं। हम बोलते हैं कि SOP वैल्यू ऑफ वाटर इज व्हाट, हायर देन सल्फ्यूरिक एसिड। सो दैट्स वाई हमारा एनोड के ऊपर में तो हमें क्या मिलने वाला है, एनोड के ऊपर में हमें मिलने वाला है ऑक्सीजन गैस। कैथोड के केस में यहाँ पर कौन सा गैस मिलेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। यहाँ आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। सही है ना, बहुत ही सिंपल है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। कुछ ट्रिक्स है यहाँ पे, कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशन है जिसको आप लगाते हुए आराम से बोल सकते हो कि किस केस में किस कंपाउंड का रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से ज्यादा है या कम है। जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस का SRP ज्यादा होगा, रिडक्शन तो किसका होगा, उसी का होगा। या जिस सब पर्टिकुलर सब्सटेंस का SOP वैल्यू ज्यादा है, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन पहले होगा, वाटर का नहीं होगा। क्लियर है ये चीज। चलिए बढ़ते हैं अब अपन आगे अगले सवाल के टुवर्ड्स। एंड अगला सवाल यहाँ पर बोला क्या है, नाइट्रोबेंजीन। जब भी कभी ऑर्गेनिक की चीजें आए तो आप तो एक काम कर लो, आप हमेशा ही उसका स्ट्रक्चर बना लिया करो। ये रहा हमारे पास नाइट्रोबेंजीन। बोला क्या है, नाइट्रोबेंजीन को आपने क्या किया है, आप इसका करवा रहे हैं नाइट्रेशन। किसके प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और क्या है हमारे पास H2SO4। H2SO4 की प्रेजेंस में आप क्या कर रहे हो, इसका नाइट्रेशन। आप बताओ यार, ये NO2 ग्रुप कैसा सा है, क्या ये बेंजीन सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है या इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करने का काम करता है? हाँ, विथड्रॉ करने का काम करता है, वो भी रेजोनेंस के थ्रू और इवन इंडक्टिव के भी थ्रू। बट इंडक्टिव से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो फोर्स लगाता है या स्ट्रॉन्ग जो हमारा इफेक्ट है वो कौन सा वाला होता है, मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट। तो ये क्या करेगा, NO2 ग्रुप रेजोनेंस के थ्रू इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पूरा ही अपने टुवर्ड्स क्या कर लेगा, विथड्रॉ। एंड एज अ रिजल्ट 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर, 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर मीन्स हाँ, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन जो है आपका, इन सब पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, प्लस। कौन सा चार्ज डेवलप होगा, प्लस। अब अगर उन दोनों पर प्लस चार्ज डेवलप होगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा हमारा यहाँ पे NO2 प्लस। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पोजीशन नंबर 2 एंड पोजीशन नंबर 4 दैट मींस ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ये दोनों पोजीशन तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मींस खुद ही पॉजिटिव चार्ज होल्ड कर रहे हैं। तो क्या कभी कोई इलेक्ट्रोफाइल इस सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर आके लग पाएगा क्या, नहीं। अब अगर ये सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर आकर के नहीं लगेगा, देन आफ्टर क्या होगा, देन आफ्टर यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है NO2 और जो नाइट्रेशन जो होगा वो मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा और कहाँ जाके लगेगा, आपका 3 नंबर वाले पोजीशन पे। अकॉर्डिंगली आंसर तो आपका क्या बनेगा, 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन। बिल्कुल ही सिंपल है, आपको इसके नेचर को समझना था। और ऐसा सिमिलर सवाल आपने ESR में पढ़ा होगा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप में, चाहे वो C डबल बॉन्ड O और H हो या C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर R भी हो या H भी हो। इन दोनों के केस में ये वाला जो ग्रुप है, ये कार्बोनिल वाले जो भी ग्रुप्स है, ये सबके सब क्या करते हैं, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, पुल। अब अगर बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये पुल करेंगे तो अकॉर्डिंगली फिर से यहाँ पर 2 नंबर वाले पोजीशन और 4 नंबर वाले पोजीशन पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, प्लस। और अगर 2 नंबर और 4 नंबर वाले पर अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो अगेन वो सबके सब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल कहाँ के लिए फेवर करेंगे, मेटा वाले पोजीशन के लिए फेवर करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में पहली बार ऐसा होता है जो प्रोडक्ट माइनर और मेजर टाइप का नहीं बनता, 2 और 4 वाला नहीं बनता, कहाँ वाला बनता है, 3 वाले पोजीशन का बनता है, दैट मींस मेटा डायरेक्टिंग वाले पोजीशन का बनता है। आए बढ़ते हैं अपन अपने अगले सवाल के टुवर्ड्स। एंड अगला सवाल तो सीधा पूछा है, विच इज डायमैग्नेटिक, पूछा इसमें किसके अंदर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। अगेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन है, आप यहाँ पर बताओ कोबाल्ट के ऊपर में कितना चार्ज आया, प्लस का 3। यहाँ जब आप कैलकुलेट करोगे तो पता पड़ेगा निकेल के ऊपर में कितना चार्ज आएगा, प्लस का 2। सिमिलरली यहाँ पर भी आप बात करोगे तो निकेल के ऊपर में कितना चार्ज आएगा, प्लस का 2। और यहाँ अगर आप बात करते हो तो इस केस में हमारे पास आयरन के ऊपर में कितना चार्ज आएगा, प्लस का 3।
अब अकॉर्डिंगली अगर आप इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस लिखे तो आप क्या लिखोगे, आप तो लिखोगे कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27, तो आप करोगे 4s2। आइडियली कोबाल्ट का कितना होता है 4s2 3d7। आइडियली कोबाल्ट का कितना होता है 4s2 3d7। आप लिखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो 3d7 4s2, ये होगा ना। लेकिन आप एक बात, तो 3 इलेक्ट्रॉन अब आप निकाल दो, 3 इलेक्ट्रॉन जब आप निकाल दोगे तो s के अंदर में कितना बचेगा बताना 0, और d के अंदर में कितना बचेगा बताना, d के अंदर में कितना बचेगा 7 की जगह कितना हो जाएगा 6 होगा ना। निकल +2 आइडियली क्या होता है हमारा 3d8 4s2, और 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बचेगा 3d7 4s कितना बचेगा 0। माफ कीजिएगा 3 नहीं 2 ही इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 4s2 3d8 होता है, तो इसका कितना बचेगा 3d8 एंड अगेन कितना रहेगा 4s 0। यहां वाले पे भी आप देखोगे तो 3d कितना हो जाएगा 8 और 4s कितना हो जाएगा 0। Fe3+ की बात करते हो तो 4s2 3d6, हाँ 4s2 3d6, और 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 3d तो कितना बचेगा 3d6 की जगह हो जाएगा 5 और 4s कितना हो जाएगा 0। सही है, बहुत स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। सब में सेंट्रल मेटल एटम या आयंस के हमने पहले क्या लिखे हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते से ही आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन सभी के d ऑर्बिटल्स को बनाने पड़ेंगे। मींस आपको इसका ऑर्बिटल वाला भी डायग्राम बनाना पड़ेगा ताकि आप क्लियरली सवाल का आंसर अच्छे से कर पाए। 1 2 3 4 और कितने होते हैं ऑर्बिटल्स डी में 5, 1 2 3 4 और कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 5। अब आए इलेक्ट्रॉन डालते हैं, कितना होगा कोबाल्ट के अंदर में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, मींस पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और ये रहा हमारे पास छठा। d6 आयन कन्फिग्रेशन है ना। हाँ, अब अगर आप बात करें इसमें d8 का तो यहां पर कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 और कितना हो गया 8। निकल +2 वाले पे यहां की आप बात करो तो यहां पर भी कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 और कितना हो जाएगा 8। यहाँ d5 कन्फिग्रेशन है, मींस 1 2 3 4 कितना हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा ना। अब आप एक बात बताओ, अब आपको देखना यह है कि लिगेंड्स कैसे से है। इस केस में हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, यहाँ हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग होगी क्या, नहीं पेयरिंग नहीं होगा। तो इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं यहाँ पे 4। अगेन डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, हाँ पैरामैग्नेटिक ये बनेगा। सेकंड वाले की बात करो, अगर आप देखते हो यहाँ पे CN एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा पेयर, और पेयर हो जाने की वजह से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल की संख्या कितनी हो जाएगी 0। और जैसे ये 0 होता है मॉलिक्यूल हमारा क्या बन जाता है डायमैग्नेटिक। ध्यान रखिएगा मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा डायमैग्नेटिक। क्लियर ये चीज। फर्दर आप यहाँ पे आ जाओ Cl अगेन Ni2+ ही है, बट यहाँ लिगेंड क्या है हमारे पास वीक फील्ड, और वीक फील्ड के केस में पेयरिंग नहीं होगी, और पेयरिंग नहीं होगी इस वजह से यहाँ पर हमारा आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 2, और 2 के कारण ये क्या बनेगा पैरामैग्नेटिक। लास्ट वाले के भी केस की बात कर ले, Cn तो है, हाँ Cn6 है, अनडाउटली ये इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा, ये भी पेयर करेगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बट स्टिल ये वाला एक इलेक्ट्रॉन कैसा रह जाएगा हमारा अनपेयर्ड, तो मॉलिक्यूल क्या बनेगा पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक केवल और केवल एक ऑप्शन में, और इस तरीके से हम कह सकते हैं हमारा तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला होगा बी। बढ़िया कंसेप्चुअल सवाल जो कि आपका कहां से पूछा गया हुआ था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम के चैप्टर से। आए बढ़ते हैं अपन अगले सवाल के टुवर्ड्स। फिर से देखना आपका पॉलीमर, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, बायोमॉलिक्यूल्स, ऐसे ऐसे चैप्टर्स के वेटेज कितने ज्यादा है, क्योंकि लास्ट के 3 चैप्टर क्लास 12 के एनसीईआरटी के पुराने वाले टाइम से हुआ करते थे। स्टिल अभी भी क्वेश्चन 2024 में भी पूछे गए, 2025 में भी पूछे गए हैं। आप उन 3 चैप्टर को तो पढ़ के बिल्कुल जाना। सही है, देखिए जरा यहाँ पूछा क्या है कि चेन ग्रोथ पॉलीमर कौन सा वाला है। तो 2 ग्रोथ पॉलीमर होते हैं, एक होता है स्टेप ग्रोथ और एक होता है हमारा चेन ग्रोथ। स्टेप ग्रोथ वाले कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर में आता है, और चेन ग्रोथ वाला एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर में आता है। तो यहाँ पर लिखा है एक स्टार्च, अगेन ये हमारा कैसा वाला होगा, ये हमारा स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होगा, ये भी स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होगा। प्रोटीन्स ये भी वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल के बाद कंडेंस बैक करते करते ही आगे बढ़ता है, तो ये भी हमारा कैसा होगा स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होगा। अगर आप बात करते हैं पॉलीस्टाइरीन का, तो आप देखना स्टाइरीन किसको बोलते हैं अपन, ये रहा आपका बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर में आप लगा दो इथीन वाला ग्रुप। सिंपली ये डबल बॉन्ड दोनों साइड खुलता है, और यही मॉलिक्यूल क्या करते हैं पॉलीमराइज कर जाते हैं, और अल्टीमेटली क्या बनाता है पॉलीस्टाइरीन। इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम है हमारे पास स्टाइरीन। ध्यान रखिएगा, और इसी का नॉर्मल चेन ग्रोथ पॉलीमर करोगे तो आपका क्या बन जाएगा पॉलीस्टाइरीन। तो इस पर्टिकुलर सवाल का भी आंसर क्या हो गया हमारा सी। तो इस तरीके से हमने
2023 के अंदर में आए हुए दो पार्ट में 10-10 सवाल को हम लोगों ने कंप्लीटली डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2022 के अंदर में आए हुए सवाल। तब तक के लिए सही से स्मार्टली और एफिशिएंटली पढ़ते रहे और देखें केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन। अगर आप ये वीडियो देख रहे होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, डेफिनेटली ये 20 मार्क्स तो हमारे बोनस के ही दे रखे हैं। अगर आप उसको पढ़ करके जा रहे हैं तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।